ओके बच्चे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो टॉपिक है, ये पढ़ के आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि वाई डीप वाटर रन्स स्लो, जो गहरा पानी है वो स्लो क्यों होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पे भी ये बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमने एक नॉन विस्कस फ्लूइड लिया, जो फ्लूइड है वो स्ट्रीमलाइन मोशन में है, मतलब सारे पार्टिकल्स जो हैं वो पिछले वाले पार्टिकल्स की वेलोसिटी से ही एक पॉइंट को क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो सपोज करते हैं ये जो है यहाँ पे वेलोसिटी v1 है सारे पार्टिकल की, जितने भी पार्टिकल यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, और जो पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेंगे सबकी वेलोसिटी v2 है। तो ये जो मोशन है दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। this end is A, suppose this end is B. तो let A1 and A2, A1 small a and A2 be the area of cross section of the tube at point A, and area of cross section is A2 at point B. Fine. Let करते हैं V1 and V2, ये जो V1 और ये V2 है, these are the velocity of fluid at point A, velocity of fluid at ए एंड एट बी। तो बच्चे जब भी कोई आर्टिकल आप पेपर में प्रेजेंट करते हैं तो जो जो सिंबल्स आप यूज़ कर रहे हैं उनको ऊपर डिक्लेयर ज़रूर करते हैं कि ये सिंबल का मीनिंग क्या है, जिन्हें बोलते हैं कंसिडरेशंस। तो आपको कंसिडरेशन ज़रूर लिखनी है एग्जाम्स में। फाइन, तो लेट करते हैं रो 1 और रो 2 बी द डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। तो ये जो लिक्विड है इसकी कितनी वॉल्यूम एंटर कर रही है पर सेकेंड एट ए। सो मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज एंटरिंग एट पॉइंट ए। तो वॉल्यूम ए पे, तो उसे v1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, पर सेकेंड निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए पर सेकेंड, तो डिवाइडेड बाय टाइम। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को या ब्रेड्थ इंटू हाइट को मैं एरिया लिख सकती हूँ। एरिया जो मैंने लिया A1 और लेंथ बाय टाइम इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया A1 इंटू V1। सिमिलरली लिक्विड की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो B पॉइंट से बाहर निकल रहा है, लिविंग फ्रॉम पॉइंट B पर सेकेंड, तो उसकी जो वॉल्यूम है बी पॉइंट की, A1 की जगह हो जाएगा A2, वेलोसिटी थी V1, यहाँ पे वेलोसिटी बन गई V2। ठीक है, तो मैंने दोनों की A पॉइंट की भी और B पॉइंट की भी वॉल्यूम निकाल ली। अब मुझे चाहिए मास, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, तो हम इसमें बेसिकली मास निकालेंगे। तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी का सिंबल है रो, ए पॉइंट के लिए वो हो गई रो 1, मास है स्मॉल m। ठीक है, और मुझे मास ही निकालना है, मास ऑफ द लिक्विड एट ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट की वॉल्यूम है A1 इंटू V1, A1 इंटू V1। सो मास ऑफ लिक्विड एट ए इज इक्वल टू, यहाँ से मास कितना आएगा A1 V1 इंटू रो 1, A1 V1 इंटू रो 1। सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड एट पॉइंट B इज इक्वल टू A2 V2 एंड रो 2। ये कैलकुलेट कर लिया। मास जो है वो दोनों के सेम होंगे। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो उसकी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, थ्रू आउट दिस रीजन विल रिमेन कांस्टेंट। तो मास मैंने आपको बताया कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ना मास ख़त्म हो रहा है ना मास मतलब थ्रू आउट मास रिमेन सेम। तो A1 मास की जो वैल्यू है A पॉइंट पे, मैं उसे इक्वेट कर रही हूँ मास ऑफ द लिक्विड एट पॉइंट B।
mass at point A is equal to mass at point B, A1 V1 rho 1 and A2 V2 rho 2. एंड इफ द लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो जो डेंसिटी है वो दोनों पॉइंट पे सेम रहेगी, तो A1 V1 दोनों को मैं रो पुट कर सकती हूँ, A2 V2 रो से रो कैंसिल, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब प्रोडक्ट एरिया और वेलोसिटी का जो ए पॉइंट पे था वही प्रोडक्ट एरिया और वेलोसिटी का है बी पॉइंट पे। मतलब क्या कि ए वी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है, क्योंकि ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है, तो मीन्स ए वी कॉन्स्टेंट है। यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक, मतलब जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी। यही रीज़न है कि डीप वाटर रन स्लो, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे गहराई में जाते हैं एरिया बढ़ता जाता है, एरिया के बढ़ने से वहाँ पे लिक्विड की वेलोसिटी खुद ही कम हो जाएगी। क्लियर? इसीलिए जो ऊपर की लेयर्स हैं वो फास्ट दौड़ती हैं, वहाँ पे एरिया कम होता है तो जो पानी की वेलोसिटी है वो ऊपर ज़्यादा होगी। ठीक है, ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ बर्नौलीज़ थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम पढ़ के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। बर्नौलीज़ थ्योरम हमें बहुत जगह इसका जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल हुआ दिखेगा। तो पहले हम इस थ्योरम का रिजल्ट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि थ्योरम है, थ्योरम मतलब पहले हम स्टेट करेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। तो इसका जो रिजल्ट है उससे आपको आंसर मिलेगा कि जब स्टॉर्म आता है तो जो रूफ्स हैं बिल्डिंग्स के वो ऊपर से उड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपने देखी होंगी, ऑब्जर्व की होंगी, उनके आपको इसमें आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो स्टेटमेंट है बर्नौलीज़ थ्योरम की, पहले इसको स्टेट करके हम डिक्लेयर कर देंगे कि ये स्टेट करती है, उसके बाद इसकी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे। तो बर्नौलीज़ थ्योरम जो है वो आउटकम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास की कंजर्वेशन पे बेस्ड थी, बर्नौलीज़ थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी applied to a liquid that is in motion. Fine. This theorem states that for a streamline motion, sum of pressure energy plus potential energy and sum है kinetic energy का per unit mass, it always remain constant. ठीक है, इन तीनों एनर्जी का सम पर यूनिट मास इज रिमेन कांस्टेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बर्नौलीज़ थ्योरम is based on law of conservation of energy, and this state that for a streamline flow in which all the particle have the same velocity like its preceding particle, so for a streamline motion or for an ideal liquid, the total energy means sum of pressure energy, potential energy and kinetic energy per unit mass remain constant to every cross section throughout the flow. तो जो आइडियल लिक्विड की मैं बात कर रही हूँ, आइडियल लिक्विड के लिए ये एप्लीकेबल है। उसकी कंडीशन है कि जो लिक्विड है वो परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो वो है, अब ये देखो बच्चे, जो पोटेंशियल एनर्जी है ये तो आप पढ़कर आए हुए हैं कि बॉडी को अगर एक पोजीशन में सेट कर दो, एक किसी हाइट पे सेट कर दो, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। तो ये प्रेशर एनर्जी क्या है, ये जो प्रेशर एनर्जी है ये पोजेस होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। मतलब जहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो वर्क डन कितना लग रहा है इन पुशिंग द लिक्विड अगेंस्ट दिस प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। मतलब किसी लिक्विड को सपोज हम वो कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इन पुशिंग द लिक्विड। इसको अभी और डिटेल में पढ़ते हैं प्रेशर एनर्जी को, उसी के लिए हमें अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल और काइनेटिक तो हम पढ़कर आए हैं, काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज एम जी एच। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक ट्यूब चूज कर ली, ए से लेके ऐसे बी तक, रैंडमली किसी भी शेप की, और ये जो ट्यूब है इसकी सपोज ग्राउंड से इस एंड की हाइट है h1 और जो सेकंड हाइट है बी तक की, मिडल तक की, सपोज दैट हाइट इज h2। इसमें लिक्विड स्ट्रीम लाइन है तो ऐसे फ्लो कर रहा है
और सारे पार्टिकल्स जो एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी सेम है। यहाँ पे v1 और इधर जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो उसकी वेलोसिटी v2। तो कंसिडर a tube A to B which is in which ideal liquid is flowing which is incompressible, ठीक है। और लेट किया कि P1 जो है वो प्रेशर हमने A साइड पे अप्लाई किया। कंसिडरेशन में हम सारे सिंबल डिक्लेयर कर देते हैं कि लेट P1 be the pressure applied to at end A and P2 is the pressure at the end B against which liquid will moves out, ठीक है। और जो A1 है और A2 है, these are the area of cross section of this tube. A1 is area at point A and A2 is B. H1 और H2 हाइट है, H1 इधर की और H2 ये वाले रीजन की हाइट है। V1 और V2 जो है वो नॉर्मल वेलोसिटीज हैं A पॉइंट पे और B पॉइंट पे, और रो जो है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। फाइन। अब लिक्विड फ्लो कर रहा है ए टू बी। अगर लिक्विड ए से बी तक जाएगा तो इसका मीनिंग है कि बी पे प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा तभी लिक्विड उस तरफ को बाहर निकलेगा। ओ सॉरी सॉरी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। P1 जो है प्रेशर ए एंड का है और P2 प्रेशर है बी एंड का। तो यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लिक्विड मूव करेगा, ठीक है। तो लिक्विड ए से बी तक मूव कर रहा है, ए से बी तक, इसलिए P1 इज ग्रेटर देन P2। तो लिक्विड का जो मास है वो निकल रहा है पर सेकेंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि मास ऑफ द लिक्विड क्रॉसिंग पर सेकेंड, मैं वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी इज इक्वल टू A2 V2 रो विच इज इक्वल टू m। वहाँ पे मैंने डेंसिटीज कट कर दी थी, तो अब यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m बाय रो। ये जो डेंसिटी है उसे हमने डिवाइड कर दिया। एंड मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। फाइन। अब देखो बच्चे, जो एरिया A1 है वो मैंने थोड़ा छोटा बनाया है और एरिया A2 डायग्राम में थोड़ा बड़ा है। सपोज करते हैं कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2। अगर एरिया A1 का बड़ा है, A1 का एरिया बड़ा है, तो V1 को छोटा होना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। तो जहाँ का एरिया बड़ा है वहाँ की वेलोसिटी छोटी होगी, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं V2 इज ग्रेटर देन V1। एरिया इस रीजन का बड़ा तो वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। अब फोर्स निकालते हैं। ये मैं सारा कंसेप्ट क्यों कर रही हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैं क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रेशर एनर्जी निकालनी है। तो ये प्रेशर एनर्जी के लिए हम स्टेप कर रहे हैं कि अब फोर्स निकालेंगे। पहले फोर्स कितना है लिक्विड पे एट सेक्शन ए, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स हो गया प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड एट सेक्शन बी विच इज इक्वल टू P2 इंटू A2। ये भी फोर्स निकल गया, ये भी फोर्स निकल गया। अब आपको पता है एनर्जी जो है वो वर्क के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं, इसीलिए हमने पहले फोर्स निकाला। फोर्स निकालने से अब हम वर्क डन पर सेकंड निकाल लेंगे, तो उस वर्क की हेल्प से हम प्रेशर एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप चेक कीजिए। जो वर्क डन है, वर्क डन पर सेकेंड ऑन द लिक्विड, पहले हम एट पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे वर्क डन पर सेकेंड। तो अभी मैंने निकाला फोर्स है P1 A1 इंटू V1, ठीक है, इज इक्वल टू P1 इंटू V। ऐसे ही वर्क डन पर सेकेंड हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन लिक्विड एट पॉइंट बी। अब वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और उसे मैंने ऐसे लिख दिया P2 A2 इंटू V2 विच इज इक्वल टू P2 इंटू A। बच्चे, जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स, नहीं, वर्क डन क्या होता है? यस, ओके, सुनिए मेरी बात।
जो वर्क डन है वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की वैल्यू मैंने पीछे से निकाली है प्रेशर इनटू एरिया, सो वो हो गया प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि मैं निकाल रही हूँ वर्क डन पर सेकेंड, तो डिस्टेंस बाय टाइम इज वेलोसिटी। तो इसलिए जो वर्क डन बन गया पी ए वी। ठीक है। और एरिया इंटू वेलोसिटी को मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, ये देखिए बच्चे, एरिया इंटू वेलोसिटी को हमने v लिखा है, वही स्टेप मैंने किया है, एरिया इंटू वेलोसिटी को v लिखा है। देखिए बच्चे, ये जो वर्क डन है ये ए का है और ये बी का है, तो नेट वर्क डन पर सेकेंड, नेट वर्क डन पर सेकेंड कितना होगा बाय प्रेशर एनर्जी। ये जो प्रेशर की टर्म है ना, तो ये जो है वर्क डन निकलेगा प्रेशर एनर्जी का, ये कितना होगा P1 V माइनस P2 V। मैंने अभी बताया था बच्चे कि जो प्रेशर ए एंड पे है वो बड़ा है, तभी लिक्विड ए एंड से बी एंड तक जा रहा है। तो अगर प्रेशर ए एंड पे ज़्यादा है तो 1 - 2, इसलिए मैंने 1 वाली टर्म में से नेट वर्क डन निकालने के लिए 1 में से 2 को माइनस किया है। क्लियर। ये निकल गई प्रेशर एनर्जी वाली टर्म। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगेन वो भी पर सेकेंड निकालेंगे, ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है बच्चे, जो लिक्विड की हाइट है वो बी एंड पे ज़्यादा है, तो H2 इज ग्रेटर देन H1, इसलिए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी mgH2 माइनस mgH1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एक्सप्रेशन था ये प्रेशर एनर्जी का था। नेक्स्ट एनर्जी जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ द लिक्विड फ्रॉम ए टू बी। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv2 स्क्वायर, क्योंकि लिक्विड की वेलोसिटी दूसरी एंड पे ज़्यादा है, सो 2 - 1। प्रेशर एनर्जी में 1 - 2, पोटेंशियल में 2 - 1 और काइनेटिक में भी 2 - 1, हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है। अब जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है सबको पता है कि जो वर्क डन है वो होता है इंक्रीज इन एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल या वर्क एनर्जी थ्योरम भी की हेडिंग के अंडर मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट करती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो अब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल स्टेट करता है कि वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, ये वर्क डन किसके इक्वल है, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। तो सारी एनर्जीज को जब हम इक्वेट कर देंगे, वर्क डन पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू, वी कैन राइट बाय दिस इक्वेशन P1V माइनस P2V। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgH2 माइनस mgH1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, बोथ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, 1 वाली सारी एक तरफ कर लेंगे और 2 वाली एक तरफ। सो P1V, यहाँ से ये माइनस वाली इधर आई तो प्लस हो गई, mgH1 ये माइनस वाली थी इधर आई तो प्लस हो गई, हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgH1 प्लस ये 2 वाली बच्चे, ये 2 वाली इधर रखी प्लस ये वाली 2 वाली उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी P2V। तो ये सारी 1 वाली एनर्जीज हो गई और ये सारी बी एंड वाली एनर्जीज हो गई। तो मीन्स सारी एनर्जी का सम जो ए एंड पे था वही एनर्जी का सम बी एंड पे है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, सारी एनर्जी जो ए एंड पे थी वही एनर्जी बी एंड पे है, मतलब कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही तीनों टाइप का सम, तो इसलिए इसे हम कंजर्व कह देते हैं। तो उस स्टेप को करने से पहले इस पूरी इक्वेशन को मैं m से डिवाइड कर रही हूँ, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय m। देखो P1 इसको भी m से डिवाइड कर दिया, इसको भी m से, इसको भी m से, सबको m से। आप चेक करेंगे यहाँ से m और m कैंसिल, यहाँ से m और m कैंसिल, यहाँ पे v बाय m किसके इक्वल होगा, डेंसिटी जो होती है वो मास बाय वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम बाय m 1 बाय डेंसिटी के इक्वल होगा।
वॉल्यूम बाय एम इज इक्वल टू 1 बाय डेंसिटी। मैं पेज टर्न करती हूँ। सारी इक्वेशन को m से डिवाइड करने पे फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी p बाय रो, ठीक है, प्लस यहाँ पे थी GH1, m से m कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी का भी m कैंसिल, हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू p2 रो प्लस GH2 प्लस v2 स्क्वायर बाय 2। तो मतलब ये सब इक्वल है, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ p बाय रो प्लस GH प्लस v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। This is the statement of Bernoulli's theorem. This is very important. I am repeating it again. P by rho जो है वो है pressure energy per unit density. GH क्या है? GH is the potential energy per unit mass. ये भी per unit mass है, और V square by 2 भी है kinetic energy per unit mass. तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया था. I am repeating it again. P by rho is pressure energy per unit mass, क्योंकि mass से सबको डिवाइड करके निकली हुई है. यहीं से मैंने स्टार्ट किया था इसकी स्टेटमेंट, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। यही हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है, ये प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वही, इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी for any incompressible liquid which is having the same area of cross section, it will remain constant. ठीक है, तो अब यहाँ से जो कंक्लूजन्स निकलते हैं इस इक्वेशन से, जो हम सीखते हैं, हम अब वो पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो अगर टर्म्स को P बाय रो, यहाँ पे आप आके लिख लीजिएगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, नोट्स अपने प्रॉपर बनाना, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, नीचे लिख के हैंस प्रूव्ड, हैंस बर्नौलीज थ्योरम इज प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है कि हम जो बर्नौलीज थ्योरम है उसे किसी और फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर P बाय रो जी लिख दें प्लस H प्लस वी स्केयर बाय 2g, मतलब मैंने पूरी इक्वेशन को g से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे था p बाय रो, यहाँ पे g लग गया, इसमें g ऑलरेडी था तो कैंसिल हो गया, इसको भी g से डिवाइड कर दिया। g को डिवाइड करके जो टर्म बनती है p बाय रो जी, इस टर्म को बोलते हैं प्रेशर हेड। ठीक है, और ये जो टर्म है इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। सिमिलरली ये जो v स्क्वायर बाय 2g वाली टर्म है, इसमें वेलोसिटी बची है तो इस टर्म को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब इन्हें हेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीनों क्वांटिटीज़ की अगर आप डायमेंशन निकालेंगे तो सबकी डायमेंशन लेंथ जितनी होगी, डिस्टेंस जितनी होगी। ठीक है, तो ऑल द थ्री क्वांटिटीज़ हैव द सेम डायमेंशन ऑफ लेंथ या डिस्टेंस, तो इसलिए इसका नाम है हेड। क्लियर, तो बर्नौलीज ने इनको जी की टर्म्स में भी दिया है और पहली वाली जो टर्म है उसकी टर्म्स में भी है। क्लियर, कल के लेक्चर में बच्चे हम इसकी यस, तो कल के लेक्चर में बच्चे एप्लीकेशंस तो पढ़ेंगे ही बर्नौलीज थ्योरम की, साथ में बर्नौलीज थ्योरम की लिमिटेशंस भी देखेंगे। क्लियर, थैंक यू।